हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे थे। आज हम भारत परिषद अधिवेशन 1909, होम रूल आंदोलन एवं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन को कवर करेंगे। इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है जो आपके परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत परिषद अधिवेशन 1909 और होम रूल आंदोलन एवं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले भारत परिषद अधिवेशन 1909 को देखते हैं। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वर्ष 1909 में। वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्रों और संस्थानों के आरक्षण में हुआ था। किसने कहा था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया? तो गांधी जी ने कहे थे। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो कलकत्ता में। किंग जॉन पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में वर्ष 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। किंग जॉन पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो दिसंबर 1911 में। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो दिसंबर 1911 में। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो 1912 में। उन्नीस सौ 12 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को। हार्डिंग बम कांड में शामिल क्रांतिकारी कौन थे? तो मास्टर अमीरचंद्र, भाई बाल मुकुंद तथा अवध बिहारी थे। हार्डिंग बम कांड किस केस के नामों से प्रसिद्ध है? तो दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो 13 फरवरी 1931 में लॉर्ड इरविन के समय में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुए जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो वर्ष 1912 में। अब देखते हैं होम रूल लीग आंदोलन को। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो तिलक ने किया था अप्रैल 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की थी? तो पूना में। तिलक के द्वारा स्थापित होम रूल लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। तिलक के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो एनसी केलकर थे।
वर्ष एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? सितंबर 1916 में। एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल के सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल थे। वर्ष 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो एनी बेसेंट ने किए। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। वर्ष 1915 से 16 में किन दो नेताओं द्वारा होम रूल लीग आरंभ किया गया था? तो तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। वर्ष 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग किसकी सहायता इकाई के रूप में काम करती थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायता इकाई के रूप में काम करती थी। एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्रमाणित किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। कौन मुस्लिम नेता थे जो एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। किसने कहा था, मैं तो एक भारतीय नागारा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना, ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागो और कार्यरत हो सके? तो एनी बेसेंट ने कहा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह कौन सा था? तो होम रूल आंदोलन था। किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.एस. अलकट का नहीं था। थियोसॉफिकल सोसाइटी में। होम रूल आंदोलन में मुख्यतः कौन जुड़े थे? तो एनी बेसेंट जुड़े थे, बीजी तिलक जुड़े थे, एस सुब्रमण्यम अय्यर जुड़े हुए थे। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक क्यों था? तो इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकते थे? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। होम रूल लीग के संबंध में सत्य कथन है। तो सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 से 15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक के द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी और तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। एनी बेसेंट के संदर्भ में सत्य कथन है। तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1889 में सदस्य बनी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता भी की थी 1917 में। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट थी 1847 से 1933 ईस्वी में। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो महात्मा गांधी को किया गया था। वर्ष 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने रख लिया था। अब देखते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन को। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय
अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए थे? तो लखनऊ में किए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। किसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो लोकमान्य तिलक ने। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो AC मजूमदार ने किया था, अंबिका चरम ने। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रथम निर्वाचित प्रणाली कब स्वीकार की थी? तो वर्ष 1916 में की थी। कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी। वर्ष कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल के किस अध्यक्ष ने तिलक तथा उनके समर्थकों को कांग्रेस में वापस लिया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने लिए थे। वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस अधिवेशन के उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था और महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का समय क्या था? तो 1916 से 1922 ईस्वी तक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में कराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहे थे। वर्ष 1916 में लखनऊ समझौते की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को सहमति देना था। किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? तो लखनऊ समझौते था। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।